दिस इज Redmi Note 14 Pro Plus। नाम के हिसाब से प्रो, प्राइस के हिसाब से प्लस एंड फीचर्स के मामले में माइनस। अच्छा, हम इसे पानी में भी डुबो सकते हैं। खैर, हम इसकी पिछले कई दिनों से काफी तगड़ी वाली टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम इसकी अच्छाइयाँ, बुराइयां और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आपको लेना चाहिए, सब कुछ पता चल जाएगा। बस वीडियो को एंड तक देख लेना। तो सबसे जरूरी चीज होती है शक्ल, आई मीन लुक, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी। तो दिखने में तो काफी खतरनाक लगता है, बिल्कुल अमीरों वाली फीलिंग आती है फोन को पकड़ने के बाद। प्लास्टिक फ्रेम है, कर्व डिस्प्ले। अगर इन हैंड फील की बात करूं तो काफी मस्त फीलिंग आती है यार। कर्व डिजाइन की वजह से फोन के जो कोने हैं वो हाथों में चुभते नहीं है, तो मतलब कंफर्टेबल फोन है। लेकिन स्मार्टफोन की डिस्प्ले बड़ी होने की वजह से आपको दोनों हाथों का यूज करना पड़ेगा, एक हाथ से आप फोन को एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसके अलावा ग्लास बैक होने के बाद भी जो फिंगरप्रिंट्स हैं इसकी बैक साइड पे बिल्कुल नहीं छपते। डुअल स्पीकर, डुअल माइक, IR ब्लास्टर सब कुछ है, लेकिन हेडफोन की कमी आपको इसमें जरूर नजर आएगी। अगर आप ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स वगैरह यूज करते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें USB 2.0 देखने को मिलता है। भाई प्राइस रेंज के हिसाब से अपग्रेडेड होना चाहिए था। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई फोन काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई आप इससे फुटबॉल खेलने लग जाओ। अब अगर इसकी IP68 रेटिंग की बात करूं तो भाई हम तो टेस्टिंग के लिए पानी वानी में इसे नहला के देखते हैं। हर कोई तो भाई पानी में नहीं भिगोता। हाँ, बारिश में या फिर गलती से कभी भीग जाता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इतना तो ये झेल लेता है। अब अगर ओवरऑल लुक, डिजाइन या फिर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो भाई कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। हाँ, यूज करने से पहले भले ही कितना भी ग्लास प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन अच्छा सा कवर एंड एक ग्लास जरूर यूज कर लेना। हाँ, कैमरा मॉड्यूल किसी किसी को इसका पसंद आ सकता है, किसी को नहीं। ओवरऑल लुक, डिजाइन या फिर बिल्ड क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ टॉक अबाउट डिस्प्ले। भाई खतरनाक डिस्प्ले है इसमें। एमोलेड 120 हर्ट्ज वाली देखने को मिलती है। इसमें हमें HDR10+ एंड डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है। वेजल्स भी बिल्कुल ना के समान है इसमें, आप चारों कोनों पे इसके देख सकते हो। बहुत पुराने जमाने वाली फील इसमें बिल्कुल नहीं आएगी। एंड जो सबसे खतरनाक पार्ट है वो है स्क्रॉलिंग। भाई कितनी भी फास्ट स्क्रॉलिंग कर लो, कितनी भी हल्के या फिर फास्ट ही करो भाई, आपको जरा सी भी कहीं पे भी लैगिंग देखने को नहीं मिलेगी, कहीं पे भी आपको जरा सी भी लेजीनेस देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल स्मूथ मक्खन स्मार्टफोन चलता है। और अगर मैं वीडियो स्ट्रीमिंग की बात करूं तो भाई जो पिक्चर क्वालिटी है या फिर जो कलर्स हैं या फिर व्यूइंग एंगल्स हैं, भाई साहब कहीं पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। YouTube पे ये 4K 60 FPS तक HDR कंटेंट सपोर्ट करता है। बाकी जितने भी OTT प्लेटफॉर्म पे हर कहीं आपको HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो भाई ओवरऑल जो वीडियो स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस है नेक्स्ट लेवल है। ब्राइटनेस की बात करूं तो इंडोर तो सब कुछ क्लियर दिख ही जाता है, लेकिन आउटडोर की अगर टेस्टिंग की जाए तो भाई इसमें मैक्सिमम 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो अगर आप डायरेक्ट सूर्य देवता के कांटेक्ट में भी जाके फोन को चलाओगे तो भी आपको अपनी आंखों पे एक्स्ट्रा जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, डिस्प्ले का साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि एक हाथ से काम नहीं चल पाएगा। बाकी सुरक्षा की बात करूं तो इसकी स्क्रीन पे हमें गोरिल्ला ग्लास Victus 2 एंड बैक पैनल पे हमें गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी बिना ग्लास के एंड बिना कवर के यूज नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले है भाई सच में काबिले तारीफ है, और मैं खुद बोल रहा हूं आपको कि डिस्प्ले में आपको 1% की भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, काफी तारीफ हो गई, अब बात करते हैं कैमरा की। तो सभी को पता है इसमें हमें 3 सेंसर देखने को मिल जाते हैं, 2 50 मेगापिक्सल के, एक 8 मेगापिक्सल का। बाकी सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे शो हो ही रही होंगी। एंड इसमें काफी सारे ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जो शायद आप अपनी जिंदगी में कभी यूज नहीं करने वाले, लेकिन हमें नंबर से फर्क नहीं पड़ता। हम बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की। तो हमने इससे काफी तगड़ी जो फोटोज है कैप्चर करके देखी हैं, अलग अलग लाइटिंग में, अलग अलग लोकेशन में। आप देख सकते हो ये जो नॉर्मल कैमरा है इससे ठीक ठाक फोटोज आ जाती हैं। आप देखो ना, इतने सारे फोटोज हमने कैप्चर करके रखे हैं, पर जैसे ही मैं थोड़ा सा हार्श लाइट में जाता हूं तो ये जो कैमरा है, ये जो लाइटिंग है या फिर जो कलर्स हैं उन्हें इतने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है। हाँ, पोर्ट्रेट्स काफी मस्त वाले आ जाते हैं, शक्ल मेरी काफी अच्छी खासी लगने लगती है, बैकग्राउंड भी काफी तगड़ा ब्लर हो जाता है। लेकिन टेस्टिंग के टाइम हमने कई जगह नोटिस किया कि जो पोर्ट्रेट्स वाले फोटोज हैं उनके जो एजेस है ना, कई जगह मामला गड़बड़ दिखाई दे रहा था। बाकी जो नॉर्मल फोटोज हैं वो फ्रंट कैमरा से भी काफी अच्छे आ जाते हैं, सारे आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। लेकिन हार्श लाइट में जो कलर मैनेजमेंट है वो इतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। बट जो पोर्ट्रेट्स हैं वो भाई यहाँ पे भी काफी मस्त आते हैं। देखो ना कितनी गोरी शक्ल आ रही है भाई मेरी, लेकिन वही है कि अगर मैं हार्श लाइट में जाता हूँ तो फिर शक्ल थोड़ी सी येलो स्टोन मारने लगती है। ये कुछ अल्ट्रा वाइड के सैंपल्स हैं, आप देख सकते हो काफी सारे फोटोज हैं। लेकिन यहाँ पे भी मुझे एक चीज नोटिस हुई कि जो नॉर्मल
फोटो है वो तो ठीक ठाक आ रहा है, लाइक कलर्स काफी पंची निकल के आ रहे हैं, लेकिन अल्ट्रा वाइड फोटो में थोड़ा सा लाइक फीका फीकापन आ जा रहा है, जो कलर्स हैं वो गायब हो जा रहे हैं। अब पता नहीं है क्या दिक्कत है। अब करते हैं रात की बात। तो ये रात की बातें हैं, हमने काफ़ी सारे फोटोज़ कैप्चर किए हैं। नॉर्मल फोटोज़ तो लाइक ठीक ठाक आ जाते हैं, कलर्स का थोड़ा सा इशू मुझे हर जगह देखने को मिल रहा है। बाकी डिटेलिंग भी कई कई जगह गायब होती हुई नज़र आ रही है। हाँ, सेल्फी अच्छी आ जाती है भाई, इतनी रात में भी मेरी शक्ल इतनी सही आ रही है, देखो ना। बाकी जो पोर्ट्रेट्स हैं उनमें थोड़ा सा सैचुरेशन का इशू जरूर दिखाई देगा। तो ओवरऑल अगर रात की बात करूँ तो मतलब बहुत अच्छे फोटोज़ तो नहीं, लेकिन आपका काम चल जाएगा। नाउ वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो इसके रियर कैमरा से आप 4K अप टू 30 FPS तक शूट कर सकते हो। अगर फ्रंट कैमरा की बात करूं तो भाई आपको सिर्फ 1080 का ऑप्शन देखने को मिलता है, मैक्सिमम 60 FPS तक। तो भाई मेरे हिसाब से इतना पैसा लेने के बाद में फ्रंट कैमरा में भी 4K तो यार होना चाहिए था। बाकी स्क्रीन पे आपको फ्रंट और रियर दोनों कैमरा की जो वीडियो क्वालिटी है वो देखने को मिल जाएगी। वैसे इतनी गंदी शक्ल है नहीं मेरी जितनी आ रही है, शायद लाइटिंग का थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन जो स्टेबलाइजेशन है वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो ये रही दोनों की क्वालिटी। खैर ओवरऑल कैमरा की अगर मैं बात करूं तो नॉट वर्थ इट भाई। 36,000 रुपये का फ़ोन और जो कैमरा क्वालिटी आ रही है वो देखने को मिल रही है 18 से 20,000 रुपये वाली, कोई मतलब नहीं बनता। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो सभी को पता है कि इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। मेरे पास में 8/128 वाला वेरिएंट है और मैंने कई बार टेस्टिंग करी, लेकिन मैक्सिमम स्कोर मुझे 6,90,041 का ही देखने को मिला। LPDDR4X रैम एंड UFS 2.2 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। लेकिन अगेन हम नंबर्स पे भरोसा नहीं करते, हम बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की। तो हमने इस पे गेमिंग करके देखी काफ़ी देर तक। अगर मैं VGMI की बात करूँ तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे अप टू 60 FPS तक बड़े आराम से खेल सकते हो। कहीं पे आपको कोई भी लाइक फ्रेम ड्रॉप या फिर लैगिंग कतई भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन प्राइस के हिसाब से 60 की जगह 90 FPS तक होना चाहिए था। खैर इसके अलावा आपने कई बार लाइक एप्स को घुमा फिरा के देखा, एप्स ओपनिंग में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है। रैम मैनेजमेंट भी काफी तगड़ा है, बैकग्राउंड एप्स भी काफी अच्छे तरीके से ये फोन मैनेज कर लेता है। तो ओवरऑल गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो ठीक है स्मार्टफोन, लेकिन इस प्राइस रेंज से भी सस्ते वाले कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में इसे बीट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो थर्मल मैनेजमेंट वाला सिस्टम है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब हमने काफ़ी लंबे टाइम तक इस पे गेमिंग करके देखी। डायरेक्ट सूर्य देवता के छत्र छाया में हमने काफ़ी देर तक स्मार्टफोन की कैमरा टेस्टिंग करके देखी, लेकिन स्मार्टफोन जरा सा भी गर्म नहीं पड़ा। अब अगर सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करूं तो ये एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है एंड कंपनी ने ऐसी कसम खाई है कि 3 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट एंड 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर इसमें एंड्रॉइड 15 होता तो ये थोड़ा सा और वैल्यू फॉर मनी हो सकता था। कनेक्टिविटी की बात करूं तो इसमें 5G के 10 बैंड्स देखने को मिलते हैं, वाईफाई 6 को सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ 4.5, NFC सपोर्ट भी इसमें देखने को मिलता है। लेकिन जो USB है ये 2.0 की जगह 3.1 होना चाहिए था यार। लाइक इतने पैसे लेके इतना तो मिलना चाहिए था यार। अब अगर सुरक्षा की बात करूं तो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है जो टच करते ही अनलॉक हो जाता है। मतलब यूं टच यूं अनलॉक, यूं टच यूं अनलॉक। बाकी फेस अनलॉक भी काफ़ी लाइक परफेक्ट काम करता है, आपकी शक्ल देखते ही तुरंत अनलॉक हो जाता है। तो मतलब सुरक्षा को लेकर इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अब डिस्प्ले के बाद अगर कोई दूसरी चीज़ मुझे इस स्मार्टफोन में पसंद आई तो वो है इसकी बैटरी। बहुत खतरनाक है भाई, 6200 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 90 वॉट चार्जिंग सपोर्ट। मतलब 55 से 60 मिनट में आपका स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाता है एंड एक बार चार्ज करके अगर आप बहुत तगड़े वाले हैवी ड्राइवर हो तो भी आप एक दिन बड़े आराम से चला लोगे। और नॉर्मल लाइक कॉलिंग वॉलिंग पे अगर आप यूज करते हो ना तो 2 दिन से भी ज्यादा बैटरी इसकी बड़े आराम से चल जाती है। मतलब बैटरी के मामले में नो दिक्कत। अच्छा, इस स्मार्टफोन में हमें AI फीचर्स भी मिलते हैं। अगर मैं पहले फीचर की बात करूं तो वो है सर्कल टू सर्च, जो सैमसंग वाले बहुत पहले से दे रहे हैं। इसके अलावा लाइव कॉल ट्रांसलेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। सपोज आप कोई अपने रशियन दोस्त से बात कर रहे हो तो वो तो रशियन में बात करेगी, लेकिन आपको हिंदी में सुनाई देगा और आप हिंदी में बात करोगे तो उसे उसकी भाषा में सुनाई देगा। इसमें हमें AI सबटाइटल्स भी मिल जाते हैं। लाइक अगर आप कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो तो दूसरी भाषा की वीडियो समझने में आसानी हो जाएगी। कैमरा के अंदर भी कुछ AI फीचर्स घुसा के रखे गए हैं। जैसे पहले फीचर की अगर मैं बात करूं तो बैकग्राउंड से रिमूव करने के लिए एक फीचर इसमें देखने को मिल जाता है जिसका नाम है AI Erase Pro। दूसरा फीचर है AI इमेज एक्सपेंशन। मतलब कोई छोटी सी इमेज है तो उसमें बिना किसी डिटेलिंग को गायब किए उस फोटो को बड़ा किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप एडिटिंग वाले सेक्शन में जाके देखोगे तो आपको AI वाले काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, स्पीकर की आवाज तो आपने सुनी ही नहीं, सुन लीजिए।
तो मतलब आवाज़ ठीक ठाक आ जाती है। अगर 4-6 लोग बैठ के कोई वीडियो देख रहे हो तो सबके कानों तक आवाज़ पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं अच्छाइयाँ और बुराइयों की। तो मतलब लुक, डिज़ाइन, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी या फिर बैटरी, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो कैमरा है ना भाई, प्राइस के हिसाब से नॉट वर्थ इट। दूसरी चीज, अभी इसमें एंड्रॉइड 14 मिलता है, एंड्रॉइड 15 होना चाहिए था। रैम या फिर जो स्टोरेज टाइप है वो भी अपग्रेडेड होना चाहिए था। मतलब आप खुद सोचो यार, 36,000 रुपए लेके USB 2.0 दे रहे हो। एंड अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो 18 से 20,000 रुपए की रेंज में भी काफी सारे स्मार्टफोन्स आते हैं जो इसे बड़ी आसानी से कैमरा और परफॉर्मेंस दोनों के मामले में बीट कर सकते हैं। अब ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि इसे खरीदना चाहिए या नहीं, तो भाई इस प्राइस रेंज में मैं तो फिलहाल इसे कंसिडर नहीं करूंगा। बाकी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप क्या कहना चाहते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में। बाकी ये कुछ वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कर जाना यार।